हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली आज जो है हम एक और नई वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर के अंदर पर्टिकुलर हम क्रिया शरीर जो बीएमएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसके बारे में, उसके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के बारे में इन डेप्थ के अंदर जानेंगे। और ये भी जो है वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री होने वाली है। तो अभी जो है हमारी पैरेलली पीवी की वीडियो लेक्चर सीरीज भी आ रही है और ये क्रिया शरीर लेक्चर की भी जो है मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जो मैक्सिमम बेनिफिट जो है बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मिल सके। और जितना भी स्ट्रगल हमको करना पड़ा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो लेक्चर्स ढूंढने के लिए, उतना आप सबको नहीं करना पड़े। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, ताकि ये जो वीडियो लेक्चर लाने के लिए मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको ये वीडियो लेक्चर्स कितने हेल्पफुल है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है फर्स्ट लेक्चर है क्रिया शरीर का और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्रिया शरीर। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक आज हमको पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिकली बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ टर्म क्रिया, सिनोनिम ऑफ टर्म क्रिया, शरीर एंड शारीर। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से लोगों का डाउट भी रहता है कि शरीर और शारीर में क्या डिफरेंस होता है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द शारीरिक दोषा, डिस्क्रिप्शन ऑफ मनस दोषा, और इसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे किसके बीच में, त्रिगुण के बीच में, त्रिदोष और पंचमहाभूत के बीच में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द टर्म शारीर, ये शरीर का मतलब क्या होता है या इसकी डेफिनेशन क्या है। तो श्लोका आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूतम विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। तो चरक जो आचार्य है हमारे, वो बोलते हैं कि बॉडी इज डिफाइंड एज द शीट ऑफ कॉन्शियसनेस। शरीर नाम चेतना अधिष्ठान, चेतना का अधिष्ठान यानी कि शीट फॉर, यानी कि लोकेशन फॉर दी चेतना। चेतना मतलब कि कॉन्शियसनेस, अधिष्ठान भूतम पंच महाभूतम। पंच महाभूत आपको पता है कंपोज्ड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 5 महाभूत एंड कैरिंग ऑन द शीट ऑफ इक्विलिब्रियम विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। यानी कि जो बॉडी होती है, यानी कि जो शरीर होता है, वो चेतना का अधिष्ठान है, यानी कि वो कॉन्शियसनेस का जो है क्या बोलते हैं शीट है, और पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ होता है। When in this body the dhatus get imbalance, the body get disease or go into the destruction. Getting imbalance of dhatus means their increase or decrease partially or completely. तो क्या होता है कि शरीर जो है, तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान कॉन्शियसनेस, या जहाँ पे कॉन्शियस बैठता है उसकी शीट है शरीर, पंचमहाभूत से मिलकर बना है, और इसके अंदर सर्टेन दोष और धातुज रहते हैं। और अगर वो हेल्दी कंडीशन के अंदर है या इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है तो वो हमारे हेल्थ की तरफ लीड करेंगे। और अगर वो पार्शियली या कंप्लीटली जो है, अगर उनके अंदर कुछ विशिएशन हो गया है तो वो जो हमारे विकार की ओर, यानी कि डिजीज्ड कंडीशन की ओर या डिस्ट्रक्शन की ओर जो है लेके जाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अभी जो लेक्चर है ये बेसिक और फंडामेंटल लेक्चर्स हैं। तो इसमें जो भी एक एक लाइन का श्लोका है वो प्लीज आप याद करने की कोशिश करो या बार बार पढ़ने की कोशिश करो, ताकि वो आपको याद हो जाएगा। और इनका जो डिस्क्रिप्शन भी मैं ज्यादा लेके आया हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके इनिशियल डेज के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा शरीर की डेफिनेशन। आगे और भी आचार्य बोलते हैं, शीर्यते अनियन इति शरीरम, दैट वन विच अंडरगोज कैटाबोलिक चेंजेस इज कॉल्ड एज शरीर। दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। सुश्रुत जी बोलते हैं कि दोष धातु और मल, इनसे मिलकर ही जो बॉडी बनती है और यही बॉडी है। दोष धातु मल टुगेदर आर नेम्ड एज द शरीर। बॉडी इज वन विच डेवलप, गेट नरिश्ड एंड ग्रो। इट इज वन विच इज कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश्ड विद द फूड। बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली जो इसका डेवलपमेंट होता रहता है और फूड के थ्रू इसको जो है न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, यानी कि दोष धातु मल को ही आपस में क्या बोल दिया उन्होंने, शरीर बोल दिया। देयर आर ऑल वेरियस इटैमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ शरीर। दिस डेफिनेशन डू नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस, मैं आपको बोल रहा हूं। They show one face of many side words. For example, synonym sharira express catabolic process taking place in living body. Since only catabolism without anabolism is not possible, this definition is definite or conveying the complete sense. हमने बोला ना कि शीर्यते अनेन इति शरीरम, यानी कि बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको शरीर बोलते हैं। पर माय डियर फ्रेंड्स, आपको इतना तो पता है कि जहां पर कैटाबॉलिज्म होता है वहां पे एनाबॉलिज्म भी होता है। तो ये जो सारी डेफिनेशन है ना, इनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, यही कंप्लीट डेफिनेशन शरीर की नहीं है। बट हमारे लेवल के लिए
ये वाला श्लोका तथा शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूतम विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। नेक्स्ट शीर्यते अनेनिति शरीरम और दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। ये 3 श्लोका और इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो गई होगी आई होप, और ये कंपल्सरी टू बाय हार्ट है। मैं वीडियो लेक्चर के अंदर बार बार श्लोका पढ़ता हूं ताकि आपको सुनने के बाद जो है कुछ कुछ याद हो जाएंगे आपको लेक्चर के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ टर्म क्रिया। क्रिया क्या है, क्रिया शरीर में तो क्रिया क्या है, तो संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म नान्यदपि अपेक्षते। तो कर्म यानी कि एक्शन प्रेजेंट इन द मैटर इज द कॉज फॉर कॉम्बिनेशन यानी कि संयोग, और सेपरेशन मतलब कि विभाग। कर्म इज द एक्शन रिलेटिंग टू समथिंग टू बी अचीव्ड। जो भी अचीव करना है उसके रिलेटेड जो भी एक्शन किए जाते हैं या जो भी एक्शन होते हैं उनको जो है हम कर्म बोलते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर फैक्टर फॉर इट्स एक्शन, ठीक है। चक्रपाणी जो कि कमेंटेटर है चरक के ऊपर, चरक संहिता के ऊपर, वो क्या बोलते हैं कि कर्म इज साइमल्टेनियसली द कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन एंड सेपरेशन। कोई भी चीजों के कॉम्बिनेशन के अंदर और उनके सेपरेशन के अंदर यानी कि संयोजन के अंदर और विभाग के अंदर जो है कॉज यानी कि जो कारण है वो है कर्म। और कोई भी जो भी अचीव करना है, समथिंग टू बी अचीव्ड, है ना, उसके लिए जो भी एक्शन किए जाते हैं या जो भी एक्शन होते हैं उन सबको जो है क्या बोला जाता है, कर्म बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्थः शैव क्रिया कर्म यत्न कार्य संभारंभश्च। तो प्रवृत्ति, क्रिया, कर्म, यत्न और कार्य संभारंभ आर द सिनोनिम्स ऑफ द क्रिया। प्रवृत्ति कुछ भी करने का, एक्शन करने की प्रवृत्ति, क्रिया मतलब कि एक्शन, कर्म मतलब कि वो भी ऑब्जेक्ट, यत्न मतलब कि एफर्ट, यत्न कर रहे हैं हम। आपने ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं सुने होंगे। और कार्य संभारंभ मतलब बिगिनिंग ऑफ द एक्शन आर द सिनोनिम्स ऑफ द क्रिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हमने जो है क्रिया की डेफिनेशन भी देख ली और उसके सिनोनिम्स भी जो है हमने देख लिया, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन शरीर एंड शारीर। दो अलग अलग वर्ड है, शरीर और शारीर, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल ए है, यहाँ पे डबल ए है, इसका अलग मीनिंग होता है। क्या होता है चलो देखते हैं। शरीरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः शारीर। देखो शरीर ऐसे लिखते हैं और यह है शारीर। शरीरस्येदः शरीर संबंधी शरीरे सजातः शारीरः। शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्र शारीरम रचना प्रतिपादकम शारीर रचना शारीरम क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम। आई होप आपको कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। द साइंस विच डील विद द शारीर दैट इज कॉल्ड एज शारीर शास्त्र। यानी कि शरीर से रिलेटेड जो बात करती है उसको शारीर बोला जाता है। और डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू शरीर इज अवेलेबल इन दिस साइंस। आयुर्वेद साइंस पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेद साइंस के अंदर शरीर से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए इसके अंदर शरीर बोला जाता है। Where the structure of the body parts are explained, that is called as रचना शरीर, whereas the explanation of the normal function is called as क्रिया शरीर। तो दो सब्जेक्ट आपने अभी तक देखे होंगे, रचना शरीर और क्रिया शरीर। रचना शरीर मतलब कि हम बोलते हैं मॉडर्न के अंदर एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि नॉर्मल जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर्स होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर, लेंथ क्या है, कौन सी मसल है, क्या नाम है, वो सब चीजें हम पढ़ते हैं। बट फिजियोलॉजी के अंदर जो हम क्या पढ़ते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की, या सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड क्या है, कंपोनेंट क्या है, कैसे फंक्शन होता है, आरबीसी कैसे बनती है, ऑल दैट दोस थिंग्स, है ना। तो वो किसके अंदर आते हैं, फिजियोलॉजी। हम एक प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं, नॉर्मल क्रिया पढ़ रहे हैं, तो इसी को जो है क्या बोलते हैं, क्रिया शरीर। तो आयुर्वेद की साइंस के अंदर एनाटॉमी को बोला जाता है रचना शरीर और फिजियोलॉजी को बोला जाता है क्रिया शरीर, ठीक है। नेक्स्ट, टू स्टडी रचना शरीर वन हैज टू टेक हेल्प ऑफ डेड बॉडी, ठीक है, कैडेवर का डाइसेक्शन होता ही है। बट फॉर द स्टडी ऑफ क्रिया शरीर वन हैज टू टेक द हेल्प ऑफ लिविंग बॉडी, है ना। एनाटॉमी पढ़ने के लिए आपको डेड बॉडी चाहिए, सारे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए, ऑर्गन देखने के लिए। जिंदा में तो करेंगे नहीं ऑब्वियसली। तो बट फिजियोलॉजी का इसका उल्टा है, हमको लिविंग बीइंग चाहिए होता है पढ़ने के लिए कि क्या चल रहा होता है, कैसे स्मेल हुआ, कैसे सांस लिया, कैसे जो है थोरेक्स का जो है एकदम वॉल्यूम बढ़ा, फिर क्या कौन सी रिब्स का क्या हुआ, डायफ्राम कैसे सिकुड़ा। तो एक ये हमको पूरा एक लिविंग बॉडी के अंदर ही देखने को मिल सकता है। और डेफिनेशन ऑफ शरीर रिलेटेड टू एनाटॉमी और स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज रचना शरीर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और डेफिनेशन ऑफ शरीर रिलेटेड टू द फिजियोलॉजी दैट इज फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज क्रिया शरीर। स्टडी ऑफ बोथ टुगेदर इज कॉल्ड एज शरीर शास्त्र।
शरीर शास्त्र के अंदर रचना शरीर, क्रिया शरीर दोनों ही जो है इंक्लूड किए जाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रिया शरीर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ शरीर क्रिया, दोनों का एक साथ। क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शरीरम, यानी कि क्रिया मतलब कि नॉर्मल फंक्शनिंग, प्रतिपादकम जो हमको बताता है किसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, शरीर की, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया शरीर। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी साइंस, एक ऐसा शारीर शास्त्र जो हमको हमारे शरीर की नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में, नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया शरीर बोलते हैं। और इसी मेरी बात को आयुर्वेद के टर्म के अंदर हम बोलेंगे क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शरीरम। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो ये श्लोका बहुत छोटे छोटे श्लोक है, अगर आप इनको याद करोगे ना तो पूरा मीनिंग आपको माइंड में एकदम से होता है। यही ब्यूटी है श्लोका की और संस्कृत की। आगे बढ़ते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ शरीर दोष एंड मानसिक दोष। देखो दोषास भी दो टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था ना, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। तो अभी हम देख रहे हैं दोष। दोष भी दो है, कौन से, एक तो शारीरिक दोष और एक होता है मानसिक दोष। अब देखते हैं शारीरिक दोष कौन कौन से हैं। वायु पित्तम कफश्चेति, वायु पित्तम कफश्चोतः शरीर दोष संग्रह मानस पुनर्दिष्टो रजस तमस एवच। चरक सूत्र स्थान में बोलते हैं कि वायु पित्त कफ, यानी कि शरीर दोष कौन कौन से हैं, वायु पित्त और कफ। वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष, दे ऑल आर कैटेगराइज्ड अंडर द शारीरिक दोष, वेयर एज द रजस एंड तमस आर द मानसिक दोषास। ठीक है, तो शरीरक दोषास आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द शरीर गेट्स व्याधिस, मानसिक दोषास प्रोड्यूस मानसिक व्याधिस। एज वेल एज यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि बैलेंस करने के लिए शारीरिक दोष अगर इम्बैलेंस हुआ तो बॉडी के अंदर यानी कि फिजिकल हमारे अंदर या जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होएगा। अगर मानस से रिलेटेड यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ डिजीज होती है या साइकोलॉजी जो हमारी स्टेट होती है उसको बैलेंस रखने के लिए जो दोषा हेल्पफुल होते हैं वो है रजत और तम। और बॉडी के लिए अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो ये हमारे हेल्थ की तरफ लीड करेंगे, वो है वायु पित्त कफ, यानी कि वात पित्त कफ। और अगर इनके अंदर कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर डेफिनेटली विकार उत्पन्न होगा, विकार यानी कि डिजीज जो है कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये श्लोका भी कंपलसरी है, बायहार्ट करना है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिदोष सिद्धांत करके एक कंसेप्ट आएगा आपके सामने, तो देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम जो है फंडामेंटल और बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो पढ़ रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल यानी कि जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आप बस इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते जाओ और आराम से जो है इन डेप्थ के अंदर मैं जो बोलता हूं वो समझते जाओ। तो त्रिदोष जो सिद्धांत है वो क्या बोलते हैं कि वात पित्त और कफ आर द दोषास कलेक्टिवली रेफर्ड एज त्रिदोष। त्रि मतलब कि तीन और दोषास मतलब कि दोष, और बेसिकली हम अभी शारीरिक दोषास के बारे में बात कर रहे हैं। तो त्रि मतलब कि तीन नंबर में है, वात पित्त और कफ, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये वाला श्लोक अभी हमने देखा है, इसके नीचे वाला ये वाला अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान का श्लोक है वो हमको देखना है। वायु पित्त कफश्चेति त्रयो दोष समासतः विकृता अविकृता देहम गणन्ति ते वर्तयन्ति च। माय डियर फ्रेंड्स, श्लोका स्प्लिट करके पढ़ना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं इस श्लोका को बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूं आप सबके लिए और मैं बार बार प्रोनाउंस कर रहा हूं ताकि आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्प हो और आपको सुन के ही आधी चीजें क्लास में याद हो जाए। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषः समासतः विकृता अविकृता देहम गणन्ति ते वर्तयन्ति च। वायु यानी कि वात पित्त कफ आर द थ्री दोषास। इन ब्रीफ दे डिस्ट्रॉय और दे सपोर्ट द बॉडी व्हेन दे आर नॉर्मल और एबनॉर्मल रेस्पेक्टिवली। अगर ये तीनों चीज वात पित्त कफ हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस्ड स्टेट के अंदर है तो वो हमको जो है किसकी तरफ सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर वो इम्बैलेंस हो गए तो हमको डिस्ट्रॉय करेंगे, यानी कि हमारे अंदर डिजीज उत्पन्न होगी, विकार उत्पन्न करेंगे और बॉडी को डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है लीड करेंगे। The doshas are the substance present in the body always. They have their own definite pramanas, gunas, karmas. When they are avikrita, यानी कि normal condition के अंदर है, they attend different function of the body, but they have to tendency to become a vikara in this form, either vriddhi or shaya, their quantity of functions. ठीक है, तो अगर अविकृत कंडीशन के अंदर है
यानी कि वो अपनी साम्यावस्था के अंदर है तो आपको हेल्थ की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन अगर वो विकृत हो गए या उनके अंदर इम्बैलेंस्ड हो गया तो वो जो आपको डिजीज की ओर लेके जाएंगे, डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाएंगे। और इन पर्टिकुलर दोषास के पास भी जो इनका पर्टिकुलर डेफिनेशन है, फंक्शन है, कर्म है, गुण है, वृद्धि लक्षण, क्षय लक्षण, सब कुछ आता है। वो आपको फर्दर वीडियो लेक्चर्स आएगी ना, उसके अंदर भी मैं डिटेल के अंदर हर एक दोष और उसके टाइप्स वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वहां पे हमको और डेप्थ के अंदर जानने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंस क्या है दोषे का, है ना। देखो आप सब कुछ चीजें आजकल आप सबकी क्या यंग जनरेशन की हमारी आदत है ना, कोई भी चीज हो तो इसका मतलब क्या है, मैं क्यों पढ़ूं, मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये त्रिदोष सिद्धांत पढ़ के मेरा क्या ही हो जाएगा। सबका जवाब इसी स्लाइड के अंदर मिलेगा, तो देख लो। दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य। द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दोषास प्रोडक्ट्स हेल्थ ऑफ द बॉडी, whereas the abnormal state of the doshas are responsible for the production of the disease। वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाना चाहिए। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एव च। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्य अरोगता। देखो ये वाली लाइन में समझाता हूं। रोगस्तु दोष वैषम्य, रोग यानी कि रोग, रोगस्तु दोष वैषम्य, दोष मतलब कि हमने हमें पढ़ा वात पित्त कफ, वैषम्य मतलब कि इम्बैलेंस हो गया। समझ में आने लगी आपको संस्कृत। किसका इम्बैलेंस हुआ, दोष का। अगर दोष का इम्बैलेंस हुआ तो मैंने बोला क्या होगी, डिजीज। यहाँ पे लिखा है रोग, ठीक है, समझा। दोष साम्य रोगता, दोष मतलब कि दोष जो है, साम्य मतलब कि इक्विलिब्रियम है, अरोगता मतलब कि डिजीज नहीं है, हेल्दी हो। सिंपल सा मीनिंग निकलता है श्लोका का। और विकारो धातु वैषम्यम, विकार ही रोग का दूसरा सिनोनिम होता है। विकारो धातु वैषम्यम, धातुओं का वैषम्य। अभी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर दोष को ही धातु लिया गया है। अगर दोष का वैषम्य हो गया यानी कि इम्बैलेंस हो गया तो करके विकार उत्पन्न होगा, और अगर साम्य हो गया तो वो प्रकृति और ये हमारे हेल्थ की तरफ लेके जाएंगे। सुख संज्ञकम आरोग्यम, सुख प्लीजेंट, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एव च। डिजीज कंडीशन हो गई तो इन्हीं को जो है दुख बोलते हैं, चरक जो है 9 चैप्टर के अंदर। फिर भी आपके लिए ट्रांसलेटेड में पढ़ देता हूं। दीज थ्री दोषास आर आल्सो रेफर्ड टू एज धातुस बिकॉज when the body is in equilibrium state which symbolize normalcy, they support it. However, when the body is in equilibrium state, they vitiate other structural and functional element of the living body, and then they are referred as the doshas। आरोग्यता in the state of their equilibrium, है ना। अगर वो दोष बैलेंस के अंदर है तो उनको क्या बोल दिया, धातु बोल दिया। लेकिन अगर वो विशेड हो गए तो फिर वो क्या हो गए, दोष हो गए, और वो हमारी बॉडी के अंदर रोग उत्पन्न करेंगे। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से और क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो ये जो श्लोका है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, ये आपने देख चुके हैं। विकारो धातु वैषम्यम, ये दोनों श्लोका हमारे लिए नए हैं। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा आप ये सेकंड वाला, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्य अरोगता, इतनी सी लाइन एक याद करके रखो रेफरेंस के लिए इनिशियल डेज के अंदर। बट जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपको ये वाला भी श्लोका याद करना पड़ेगा जब आपको चरक पढ़ाई जाएगी क्लास के अंदर, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो अब देखते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द त्रिगुण, त्रिदोष एंड पंच महाभूत। त्रिगुण मतलब कि सत्व, रजस और तमस। त्रिदोष मतलब कि वात पित्त कफ। पंच महाभूत मतलब कि आपको पता है पंच महाभूत कौन से हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। तो अब जो मैं आपको टेबुलर फॉर्म्स के अंदर दे रहा हूं, हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या आपकी नोटबुक जो नोट्स की है उसके अंदर मेंशन कर लो। तो वायु जो दोष है उसके अंदर जो त्रिगुण है उसमें से कौन से दो गुण होते हैं, रजस और सत्व। और पंच महाभूत है वायु और आकाश। पित्त जो दोष है उस वो रिलेटेड है सत्व और रजस गुण से, और अग्नि महाभूत का डोमिनेंस होता है। और कफ दोष के अंदर सत्व और रजस, सत्व और तमस गुण होता है, और पृथ्वी और आप महाभूत जो है उसके अंदर डोमिनेटली प्रेजेंट होते हैं। तत्र सत्व बहुलम आकाशम, रजो बहुलम वायु, सत्व रजो बहुलो अग्नि, सत्व तमो बहुलम आप, तमो बहुलो पृथ्वी। ठीक है, ये जो टेबल है कंपैरेटिव, ये इफेक्ट है उन्होंने बोल के रखा है, इसको तो हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इन डेप्थ के अंदर अभी आपको नहीं पता चल रहा ना कि सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है। डोंट वरी, जब हम मनस दोषा को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर इनके ऊपर वीडियो लेक्चर्स आएंगे, और ये 5 मिनट में नहीं बता सकते, इनके ऊपर पर्टिकुलर क्लासेस डेडिकेटेड हो जाती है पूरी। इतना डेप्थ के अंदर मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। अभी के लिए बस आप इस टेबल को याद रख लो, कहीं पर भी नोट करके रख लो। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पंच महाभूत एंड त्रिगुण। कौन कौन से, आकाश के अंदर सत्व, वायु यानी वायु में रजस महागुण, अग्नि यानी कि सत्व और रजस, जल मतलब कि सत्व और तमस, पृथ्वी मतलब तमस।
ये गुना जो है इन महाभूतों से पर्टिकुलरली रिलेटेड होते हैं। अगर ये टेबल आपने यहाँ पे की तो ये टेबल जो है आपको पदार्थ विज्ञान के 3rd चैप्टर के अंदर, जो कि द्रव्य चैप्टर है, उसके अंदर भी हेल्प करेगा और आपके कंसेप्ट भी बिल्ड करेगा। तो एक चीज से आप 2 जगह पे जो है आपको बेनिफिट होगा। तो ये वाली टेबल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, इसके अंदर तीनों एक साथ आए हुए हैं। आकाश महाभूत के अंदर शब्द, वायु महाभूत शब्द स्पर्श, अग्नि के अंदर शब्द स्पर्श रूप, ये उनके अर्थस हैं। आप मतलब कि शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी मतलब कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भी पदार्थ विज्ञान के द्रव्य चैप्टर के अंदर इन डेप्थ के अंदर जो एक्सप्लेन होने वाला है। तो अभी उसके लिए वेट करो, बट ये भी टेबल आप बना के रखो। ये जितने भी टेबल्स मैंने डाली है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेबुलर फॉर्म में याद किया तो बहुत जल्दी याद होगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मनस दोषा कौन कौन से थे। तो मानस पुनर्दृष्टो रजस तमस एवच, रजस और तमस जो है 2 मनस दोषा के बारे में बोला है। और मैं आपको इन डेप्थ के अंदर अभी जो है यहाँ पे इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस आपको नाम बता रहा हूँ, ताकि जब हम इनको मानसिक दोषा पढ़ेंगे तो इन डेप्थ के अंदर इनको पढ़ना पड़ेगा। अभी इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपको पढ़ेंगे, डेफिनेटली मैं बताऊंगा, ओके। अब इसका देखते हैं कि सम आचार्यस कंसीडर रक्त एज द 4th doshas in शारीरिक doshas by cutting some illustration of Shushruta cheating, but in fact due to the lack of causative factor of body and lack of independent power of vitiation, rakta cannot be continued as a dosha triad. कुछ लोग, कुछ आचार्य बोलते हैं कि त्रिदोष जो थे ना, वात पित्त कफ, वो बोलते हैं कि भाई रक्त भी एक तरह का दोष होता है। क्यों दोष होता है? क्यों? क्योंकि ये भी विशिएट हो जाता है, पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहता है। पर जो लोग दूसरे जो बोलते हैं कि भाई देखो ऐसी बात है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके पास इंडिपेंडेंट विशिएशन होने का कोई नहीं है, खुद अपने आप रक्त अपने आप से विशिएट नहीं हो सकता, कुछ तो पॉजिटिव फैक्टर जो है उसके अंदर चाहिए होगा तभी जाके वो विशिएट होगा, इसलिए हम उसको जो है इंडिपेंडेंट दोष नहीं मान सकते। सुश्रुत इन सेवरल प्लेसेस स्टेट दैट दिस बॉडी इज सपोर्ट बाय वात पित्त कफ एंड रक्त एंड दे body cannot exist without them. Doshas has been considered as important factor of the body which is responsible for the support, maintenance and protection of the body. तो सुश्रुत अपने जो एक्सप्लेन किया है सुश्रुत संहिता, उसके अंदर बार बार यूज करते हैं कि वात पित्त कफ और रक्त ये जो है बॉडी के अभिन्न अंग है, इनके बिना जो है बॉडी नहीं रह सकती, और बॉडी के सपोर्ट के लिए, मेंटेनेंस के लिए और प्रोटेक्शन के लिए इन चारों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा सुश्रुत जी बोलते हैं, ठीक है। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग जो सिद्धांत है, पीवी में भी है और इधर भी है, वो क्या है? पिंड ब्रह्मांड न्याय या लोक पुरुष साम्य सिद्धांत भी बोलते हैं। आपने ये सुना होगा कहीं ना कहीं, बट इसका जो एक्चुअल थ्योरी के अंदर क्या रेफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऑल द एग्जिस्ट इन ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन पिंड यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यानी कि जो भी हमारे ब्रह्मांड के अंदर है वो सब एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। यावंत ही लोके भाव विशेषा तावंत पुरुषे, यावंत पुरुषे तावंत लोके, ह्यूमन बॉडी इज इक्वल टू यूनिवर्स बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। Whatsoever formed entity are the universe, the same are present in human body too. Similarly, whatever entities are human being, they are entire universe too. यानी कि जो भी यूनिवर्स के अंदर है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो यूनिवर्स के अंदर है, और वो एक ही चीज होती है, और वो होती है पंच महाभूत। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी जो है यूनिवर्स से ही जो है मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बाहर क्या है, पृथ्वी महाभूत, हमारे बॉडी के अंदर कैसे उसका लेंगे मीनिंग हम, मूर्ति, स्ट्रक्चर जो बॉडी का प्रोवाइड हुआ है वो पृथ्वी महाभूत की वजह से हुआ है। आप जो महाभूत है उसके वजह से क्लेत फ्लूइडिटी आई है, तेजस की वजह से अभिसंताप मेटाबॉलिक फायर आया है, वायु मतलब कि प्राण वायु, आकाश मतलब कि सुषिर प्रोस चैनल्स कैनाल्स कैविटीज है ना, ब्रह्म मतलब कि सोल, और ब्रह्मी विभूति मतलब कि सत्व। ये सबको कंपेयर किया गया है, कंपेयर एंटिटीज ऑफ द पुरुष हमारे इंडिविजुअल के अंदर और पूरे ब्रह्मांड से, जो हमको कंपेयर करके इस टेबल के अंदर बताया है। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये क्रिया शरीर का बेसिक के बारे में बताता है और इन डेप्थ के अंदर हमने जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं और इन डेप्थ के अंदर कर रहा हूं, और ये मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग होने वाली है। आई होप ये आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग बीएमएस टॉक।